आज हम समरी ऑफ मॉड्यूल 1 देखेंगे, इसे डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 1 में हमने पीएन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर्स, बेसिक ऑफ मटेरियल्स, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया। पीएन जंक्शन डायोड में उसके डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस किया, स्पेशल डायोड्स को डिस्कस किया और कुछ डिफरेंट टर्म्स जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम इन सब को समराइज्ड फॉर्म में देखेंगे। कुछ ऐसे वैल्यूज, कुछ ऐसे इक्वेशंस जो ड्यूरिंग लेक्चर्स रह गए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। और जो मोस्ट पॉपुलर हमारे सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इन दोनों के वैल्यूज जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज होते हैं, उन सबको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मल एनर्जी से। कई बार ये बात हुई कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 केल्विन पर एज इंसुलेटर बिहेव करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर वो एज इंसुलेटर बिहेव नहीं करता है, बल्कि उससे फ्लो ऑफ करंट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी को वो शो करता है, यानी कि उसमें कंडक्टिविटी होती है पर लेस होती है। तो जब 0 केल्विन पर यानी एब्सोल्यूट जीरो पर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो रूम टेम्परेचर पर आखिर ऐसा क्या होता है कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करना बंद कर देता है और उसमें कुछ कंडक्टिविटी आ जाती है। तो उसका रीजन ये है थर्मल एनर्जी। हर टेम्परेचर की एक इक्विवेलेंट वोल्टेज होती है। वही इक्विवेलेंट वोल्टेज या वही एनर्जी उस टेम्परेचर की वजह से हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को गेन होता है, जिसकी वजह से वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं और फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हम इसी तरह के टर्म्स जिसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया था उनको डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे, इक्वेशंस देखेंगे और इस तरीके से सारे जो भी इम्पोर्टेंट हमारे रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते जाते हैं। थर्मल एनर्जी रेफर्स टू the energy contained in a substance that is due to heat. So we can say that energy, so we can say that every temperature has a thermal energy and it can be calculated through equivalent वोल्टेज। तो जो भी थर्मल एनर्जी होती है उसको उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज से इंडिकेट किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला है VT इक्वल्स टू T K बार Q, जहाँ K बार बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, Q चार्ज ऑफ द कैरियर है और T टेम्परेचर है केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यूज भी देख लेते हैं। 1.38 × 10⁻⁻23
जूल पर केल्विन, Q इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कैलकुलेट करने पर आता है हमारे VT इक्वल्स टू T डिवाइडेड बाय 11,600। ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू हम थर्मल वोल्टेज निकाल सकते हैं, थर्मल एनर्जी निकाल सकते हैं एट एनी टेम्परेचर गिवन इन केल्विन। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें एट 300 के, तो VT इज इक्वल्स टू 25.9 मिली वोल्ट, जिसको कि अप्रॉक्सीमेटली हर जगह दिखाया जाता है 26 मिली वोल्ट से एट 300 केल्विन। मोस्टली हमें ये डायरेक्ट यूज करना होता है, हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं बार बार। ठीक है, सेकेंड थिंग, एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप को बहुत अच्छे से हमने डिटेल में देख लिया था कि एनर्जी बैंड गैप क्या है। हम बस ये देख लेते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की एनर्जी बैंड गैप कितनी है और ये टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करती है। ठीक है, तो फॉर सिलिकॉन इट इज 1.21 - 3.6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू T। ये T जो है वो टेम्परेचर है जो कि केल्विन में कैलकुलेट होगा और ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड जो यूज होती है वो एट 0 केल्विन है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एट 300 केल्विन, जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, जो कि मोस्टली आपके क्वेश्चन में यूज होगा क्योंकि कोई भी डिवाइस हमारे रूम टेम्परेचर पे रखी होती है, ना कि 0 केल्विन पर रखी होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर जर्मेनियम। जर्मेनियम के लिए 0.78 माइनस 2.23 इंटू 10⁻⁻4 T। एट 0 के 0.78, at 300 K it is 0.72. Next is mobility. मोबिलिटी हमने म्यू एन म्यू पी वगैरह देखा था फॉर सॉल्विंग फॉर कैलकुलेटिंग कंडक्टिविटी। मोबिलिटी वर्ड इज टेकन फ्रॉम मोमेंटम।
denotes how fast charge carrier चार्ज कैरियर्स हमारे क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स। तो हाउ फास्ट चार्ज कैरियर्स आर मूविंग और कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर हमारा चार्ज कैरियर किस स्पीड से मूव कर रहा है उसी पर डिपेंड करता है कि हमारे डिवाइस में फ्लो ऑफ करंट कैसा होगा। ठीक है, तो मोबिलिटी का ये फॉर्मूला है। मोबिलिटी को ऑब्टेन किया जाता है, इक्वेशन होती है उसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। नेक्स्ट टर्म इज कंडक्टिविटी। ठीक है, कि कंडक्टिविटी के बारे में हमने कैलकुलेट किया था, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स को देखा था। कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर 0 होता है। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी एन टाइप के लिए भी और पी टाइप के लिए भी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में सारा यहाँ एक साथ देख लेते हैं। इट डिनोट्स current carrying capacity of device or material। मेटल के लिए सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू एन क्यू म्यू एन। एन क्यू म्यू एन इसलिए क्योंकि मेटल्स के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और म्यू एन यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे यहाँ दो ही तरह की, एक ही तरह की चीज को डिस्कस किया जाएगा। तो ये है मेटल के लिए, वेयर conductivity n is number of carriers, q is magnitude of charge and mu n is mobility of electrons। अब अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, तो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं इक्वल अमाउंट में, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो हम इनको इंडिकेट करेंगे एन और पी से। तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स एन क्यू म्यू एन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी की, तो म्यू एन। जब हम होल्स की मोबिलिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू म्यू पी।
ठीक है, ये है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट अगर हम एन टाइप यानी कि पेंटावैलेंट की डोपिंग कर दें और एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दें तो उसकी कंडक्टिविटी होगी एन डी क्यू म्यू एन। एन डी यानी कि डोनर टाइप जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो, दिस इज फॉर एन टाइप and sigma p na q mu p for p type। n टाइप में भी होल्स होते हैं पर वो बहुत स्मॉल होते हैं इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ इग्नोर कर दिया गया है। इसमें भी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर क्योंकि कम होते हैं इसलिए उसको इग्नोर कर दिया गया है। अब देखते हैं मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ बता दिया था कि नंबर ऑफ टोटल जो भी चार्ज कैरियर्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। इसके लिए फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वो होता है n इंटू पी इक्वल्स टू ni स्क्वायर। ni है हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। एन यानी नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होगा इक्वल्स टू एन डी। डोनर टाइप हमारा जो डोनर की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, डोपिंग की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो, और इसी टाइप के एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी की वैल्यू कितनी होगी तो वो होगी ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डी। ये है हमारा फॉर एन टाइप। अब अगर हम बात करें पी टाइप की तो पी टाइप में P is approximately equals to Na and n equals to ni square divided by Na. This is for P type. इन दो अबव इक्वेशन से एक चीज क्लियर है कि मेजॉरिटी कैरियर are directly proportional to doping concentration and minority carriers are inversely proportional to doping concentration। तो ये डायरेक्ट टर्म्स हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं। अब एक टर्म आता है जिसे कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, it indicates dn diffusion constant for electrons divided by उसकी mobility equals to dp diffusion constant of holes divided by mobility of holes is a constant and is indicated by thermal voltage Vt।
इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स में। नेक्स्ट टर्म इज पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या था? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्लोज कांटेक्ट में रखा जाता है तो वहाँ डिफ्यूज़न होता है, एक लेयर क्रिएट होता है। उस लेयर में क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और आयंस होते हैं। इसके दो साइड के हमने एक ऐसे ग्राफ बनाकर चार्ज डेंसिटी दिखाई थी। इसको दोनों साइड के डिफरेंट चार्ज की वजह से जो एक डिफरेंस आता है उसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब जिस बैरियर को क्रॉस किए बिना फर्दर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पास नहीं कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है V नॉट इक्वल्स टू VT log नेचुरल Na इंटू ND डिवाइडेड बाय Ni स्क्वायर। मतलब हमने जिस लेवल से डोपिंग की है पी टाइप की, एन टाइप की, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। हम जिस टेम्परेचर पे ये डिस्कस कर रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और जो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन था, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, वो भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिप्लेशन विड्थ। डिप्लेशन विड्थ अगेन जो हमने अभी अभी कहा कि पीएन जंक्शन पर एक लेयर क्रिएट हो जाता है। उस लेयर में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और आयंस होते हैं, तो वो लेयर की जो विड्थ होती है वही कहलाती है डिप्लेशन विड्थ। इसके लिए फॉर्मूला है W इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1/NA प्लस 1/ND इंटू V नॉट। ये है विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल वोल्टेज। जब हम इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, तो फॉरवर्ड बायसिंग करने पर डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो डिक्रीज करेगी, और जब रिवर्स बायस में अप्लाई करेंगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हम कब कह सकते हैं कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में है और कब कह सकते हैं कि रिवर्स बायस में है? तो हमने सिंपल एक बात कही थी कि अगर ये पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ पर ये डायोड का पी साइड है, ये डायोड का एन साइड है, तो पी साइड से अगर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करें और एन साइड से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करें तो ये हमारा हो जाता है फॉरवर्ड बायस में। अगर इसके ऑपोजिट कनेक्ट कर दें तो ये हो जाता है रिवर्स बायस में। लेकिन अगर दोनों तरफ कुछ वोल्टेज कनेक्टेड हो, जैसे कि इस तरफ 4 वोल्ट कनेक्ट हो और इस तरफ 2 वोल्ट कनेक्ट हो, तब हम क्या कह सकते हैं? ये बायसिंग क्या है? दोनों तरफ बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट है, बस एक तरफ ज्यादा वोल्टेज है, दूसरी तरफ कम वोल्टेज है। तो इसका बिल्कुल एक सिंपल आप याद रखना कि जो आपके पी टर्मिनल के तरफ कनेक्ट हुआ हम उसे कहेंगे Vp, और जो एन टर्मिनल के तरफ कनेक्ट हुआ उसे हम कह रहे हैं Vn। इफ चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव टर्मिनल हो, कुछ भी हो, if Vp is greater than Vn then diode is in on state. If Vp is less than or equal to Vn then diode is in off state. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज रिवर्स करंट। रिवर्स करंट क्या था? जब हमारा डायोड रिवर्स बायस में है, जिस कंडीशन में आइडियली कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, जीरो फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए, उस कंडीशन में भी डायोड से कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, जिसको कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है, तो उस लीकेज करंट का जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। that is given by I naught at temperature T2
is equals to I naught at temperature T1 into 2 to the power T2 minus T1 डिवाइडेड बाय 10। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा रिवर्स लीकेज करंट जो है वो टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा वैरी करता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन होते हैं, जिसकी वजह से कई बार डायोड जो है वो हमारा डायोड तो नहीं, पर आगे जब हम पढ़ेंगे वो ट्रांजिस्टर बीजेटी, वो हमारा जो है नॉर्मल मोड से, नॉर्मल कंडक्टिंग मोड से बाहर चला जाता है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसका रिवर्स करंट जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ये हैं कि कितना वैरी करता है। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री C, देन I naught increases by 7%। ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है फॉर दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। मतलब वैसे डिवाइसेस जिसको डिफरेंट टेम्परेचर पर ऑपरेट करना होता है उनके लिए ये चेंज बहुत ही ज़्यादा है। और हर 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पर आई नॉट जो है वो डबल हो जाता है। At every 10 degree C rise in temperature, I naught doubles। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लिए वो बना देता है, सेंसिटिव बना देता है, जिससे कि प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट फ्लो करता है थ्रू डिवाइस उसको कहते हैं फॉरवर्ड करंट, और ये दिया जाता है इक्वेशन से I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर v डिवाइडेड बाय मीटा Vt माइनस 1। अब कुछ रिलेशंस होते हैं बिटवीन मतलब जैसे कि हमारा कैपेसिटेंस है वो डोपिंग के कंपेयर में कैसे वैरी करता है, वो हमारे रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज के कंपेरिजन में कैसे वैरी करता है, या डिप्लेशन लेयर विड्थ के से कैसे वैरी करता है, हम वो रिलेशन से एक बार देख लेते हैं। CT is inversely proportional to applied reverse voltage। CT is directly proportional to doping, and this is capacitance। हमने डायोड का कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था इन फॉरवर्ड बायस, इन रिवर्स बायस। और डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज की। हम ये जानते हैं कि रिवर्स बायस में जितना हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं उतना ही हमारा डिप्लेशन लेयर का विड्थ इंक्रीज करता है। ठीक है, और यही सब चीज़ें हम यहाँ इन रिलेशन के थ्रू देख रहे हैं। और एक चीज़ है कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो डोपिंग से इन्वर्सली वैरी करती है। ये चीज़ें भी हमने प्रीवियस जब जेनर डायोड को डिस्कस किया या एलईडी को डिस्कस किया, फोटो डायोड को डिस्कस किया, तब ये बातें बार बार आई थी कि हमें इसका डिप्लेशन लेयर का विड्थ ज़्यादा रखना है तो हम इसमें डोपिंग कम कर देंगे, हमें इसमें डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम रखना है तो हम इसमें डोपिंग हाई कर देंगे। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डोपिंग के, डिप्लेशन लेयर की विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज के, कैपेसिटेंस भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डोपिंग के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे डिप्लेशन लेयर के विड्थ के। ठीक है, ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज और वैल्यूज और कुछ कंपेरिजन्स थे। एक और है
हमने बात की डिप्लेशन लेयर विड्थ के इक्वेशन की, जो कि डोपिंग के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा था। ठीक है, अब बात ये होती है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पीएन जंक्शन डायोड जब हमने एक बनाया तो इसके दोनों साइड में इक्वल अमाउंट में ये डिप्लेशन लेयर विड्थ जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमने डोपिंग कितनी की है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, मतलब जिस साइड की डोपिंग कम होगी उस साइड डिप्लेशन लेयर का जंक्शन जो है वो ज़्यादा जाएगा, यानी कि ये इक्वल नहीं होगा। अगर हम इस साइड की डोपिंग कम कर देंगे तो डिप्लेशन लेयर विड्थ इस साइड में ज़्यादा हो जाएगा, और इस साइड अगर हम डोपिंग हाई कर देंगे तो इस साइड में कम हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल होना ज़रूरी नहीं है, और इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं हम इस फॉर्मूला से कि किस तरफ, अगर एक तरफ की डोपिंग इतनी है तो एक तरफ कितना ज़्यादा उसके अंदर आपका इंसर्ट करेगा डिप्लेशन लेयर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जो कि हमें यूजफुल होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो दीज आर सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जो कि हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी काम आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जनरल प्रॉपर्टीज में। एटॉमिक नंबर जर्मेनियम का 32 है, सिलिकॉन का 14 है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब जर्मेनियम के लिए 4.42 इंटू 10⁻22 है, सिलिकॉन के लिए 5 इंटू 10⁻22 है। ये टर्म हमारे यूज होता है जब हमें कैलकुलेट करना होता है एनडी और एनए को। तो क्या था उसका फॉर्मूला, जो भी आपकी डेंसिटी है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे डोपिंग प्रोफाइल को, तो ये इसके थ्रू एनडी और एनए को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन एनआई एट 300 केल्विन एटम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसकी भी यूनिट है। ये जर्मेनियम के लिए 2.5 इंटू 10⁻13 और सिलिकॉन के लिए है 1.5 इंटू 10⁻10। बैंड गैप 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जर्मेनियम के लिए 0.78 है और सिलिकॉन के लिए 1.21 है। बैंड गैप 300 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.72 है और 1.1 है। Mobility of electrons at 300 Kelvin for germanium is 3800 and for silicon it is 1300. Mobility of holes at 300 Kelvin for germanium is 1800 and for silicon is 500. हम क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि हमेशा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोबिलिटी ऑफ होल्स से ज़्यादा है इन द केस ऑफ सिलिकॉन एंड इन द केस ऑफ जर्मेनियम। इस वजह से ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है एज ए चार्ज कैरियर, क्योंकि उसकी मोबिलिटी हाई होती है तो वो फ्लो ऑफ करंट भी ज़्यादा देता है। ठीक है, आई नॉट रिवर्स लीकेज करंट जो कि एक अनडिजायरेबल थिंग है हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए, वो जर्मेनियम में इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर होता है और इन सिलिकॉन इट इज़ इन नैनो एम्पियर। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर जिस पर हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस विदाउट फेल हुए प्रॉपर ऑपरेट करेगा वो जर्मेनियम के लिए 75 डिग्री सेल्सियस है और सिलिकॉन के लिए 175 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो सिलिकॉन, वैसे टेम्परेचर वेरिएबल चीज़ों के लिए सिलिकॉन हमारा ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। एज ए स्विच यूज़ करना हो तो भी सिलिकॉन हमारा ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। ठीक है, फिर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो वो भी जर्मेनियम की कम है और सिलिकॉन की ज़्यादा है। ठीक है, डिफ्यूज़न कांस्टेंट जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था, डिफ्यूज़न कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स 300 केल्विन पर जर्मेनियम के लिए 99 है और सिलिकॉन के लिए 34 है। डिफ्यूज़न कांस्टेंट फॉर होल्स एट 300 केल्विन जर्मेनियम के लिए 47 है, सिलिकॉन के लिए 13 है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ थे जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हेल्प करते हैं और साथ के साथ ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी हमें हेल्प करते हैं। तो आज हमने डिस्कस कर लिया समरी ऑफ मॉड्यूल 1। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स।
थैंक यू।